हेलो फ्रेंड्स, विद्यापुरम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो हिंदी की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका ये चौथा लेक्चर है और हम इसमें आपको पढ़ाएंगे लिपि व्याकरण। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या है? लिपि का अर्थ होता है चिन्ह। लिपि का अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि लिखने का तरीका या ढंग। लिखने का तरीका या ढंग, यानी कि हमने जो हमारी मौखिक ध्वनियां हैं उनको लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा जो हमारी है, इसकी लिपि है देवनागरी। और जो हमारी देवनागरी लिपि है ये सबसे पुरानी प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। जो हमारी देवनागरी लिपि है वो किससे विकसित है? ब्राह्मी लिपि, जो सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कब हुआ? तो इस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यकाल से होता आ रहा है, वैदिक आर्यों से, यानी कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों से होता आ रहा है। तो जो हमारी ब्राह्मी लिपि है इसका प्राचीनतम नमूना, हमारी ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी, हमारी ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी का है। अर्थात ये कब का है? बौद्ध काल का। प्राचीनतम नमूना कब का है? बौद्ध काल का। जब गुप्त काल आरंभ हुआ, यानी कि ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ वो हम देखेंगे। तो जब गुप्त काल आरंभ हुआ तो हमारी जो ब्राह्मी लिपि थी इसके दो भेद हुआ करते थे गुप्त काल के आरंभ में। कितने भेद हुआ करते थे ब्राह्मी लिपि के? इसके होते थे दो भेद। भेद कौन कौन से होते थे? उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। अब हम पढ़ेंगे कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि नगरी लिपि कैसे बनी, विकास इसका कैसे हुआ, उत्तरी ब्राह्मी से लेकर नगरी लिपि तक का विकास कैसे हुआ। तो हम इसमें देखेंगे इसका विकास कैसे हुआ। उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। सबसे पहले जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी ये 360 ईसा पूर्व की थी। इसका विकास कब हुआ? 360 ईसा पूर्व। उसके बाद आई गुप्त लिपि। इसके बाद कौन सी आई? गुप्त लिपि, जो चौथी और 5वीं सदी की थी। सबसे पहले आई उत्तरी ब्राह्मी, उसके बाद आई गुप्त, उसके बाद आई सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि ये इसके बाद आई कुटिल लिपि। कुटिल लिपि, ये दोनों लिपियां हैं 8वीं और 9वीं सदी की। 8वीं व 9वीं सदी। ये जो हमारी कुटिल लिपि है इससे हमारी दो लिपियां विकसित हुई, एक नगरी लिपि और दूसरी विकसित हुई शारदा लिपि। इससे हमारी विकसित हुई एक नगरी लिपि और दूसरी लिपि विकसित हुई है शारदा लिपि। नगरी लिपि और शारदा लिपि, जो हमारी नगरी लिपि थी उस
वो दो भागों में डिवाइड हो गई, यानी कि जो हमारी नगरी लिपि थी वो दो भागों में बट गई। कौन कौन से भागों में? एक पश्चिमी शाखा और दूसरी हो गई पूर्वी शाखा। कौन सी? पश्चिमी शाखा और दूसरी हो गई पूर्वी शाखा। जो हमारी पश्चिमी शाखा थी इसमें हमारी लिपियां आई देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी। कौन कौन सी इसमें लिपियां आई? कौन कौन सी? देवनागरी, कैथी, राजस्थानी, देवनागरी, कैथी, राजस्थानी, महाजनी और गुजराती। और जो हमारी पूर्वी शाखा थी इसमें कौन कौन सी लिपियां आई? इसमें आई हमारी बांग्ला, असमी और उड़िया। कौन कौन सी? बांग्ला लिपि, असमी लिपि और उड़िया। इसके बाद जो हमारी शारदा लिपि थी इसमें कौन कौन सी लिपियां थी? इसमें थी हमारी गुरमुखी, कश्मीरी, ब्रदा और टाकरी। कौन कौन सी थी? गुरमुखी, कश्मीरी, बांदा और टाकरी। हम रिवाइज करते हैं। जो हमारी लिपि थी वो कहाँ से विकसित हुई? उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ, फिर बनी गुप्त, उसके बाद ये बनी सिद्ध मातृका, उसके बाद ये दो भागों में बट गई। कौन कौन से भागों में? नगरी लिपि और शारदा लिपि। और जो नगरी लिपि थी वो दो भागों में बांटी गई, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में हमारी कौन कौन सी लिपियां आई? उसमें आई हमारी देवनागरी लिपि, फिर कैथी, राजस्थानी, महाजनी और गुजराती। पूर्वी शाखा की जो लिपियां थी उसमें हमारी बांग्ला, असमी और उड़िया। जो हमारी शारदा लिपि है जो कुटिल लिपि से विकसित हुई है उसमें हमारी गुरमुखी, कश्मीरी, बांदा और टाकरी लिपियां विकसित हुई हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिणी लिपि। दक्षिणी लिपि में हमारी कौन कौन सी लिपियां हुई हैं? तो इसमें हमारी हुई है तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु, मलयालम और ग्रंथ लिपि। कौन कौन सी? तमिल लिपि, तेलुगु, तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, मलयालम, कलिंग और ग्रंथ। कौन कौन सी लिपियां? तमिल लिपि, तेलुगु और कन्नड़ लिपि भी, मलयालम लिपि और कलिंग लिपि और ग्रंथ लिपि। तमिलनाडु, जो ग्रंथ लिपि है वो है तमिलनाडु की। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी दक्षिणी में है उसमें कितनी लिपियां विकसित हुई है? 5। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कलिंग और ग्रंथ लिपि। इसके बाद फ्रेंड्स हम सब देखेंगे अपनी लिपि जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी। हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमारी देवनागरी लिपि है इसे दक्षिण में नंदनागरी लिपि कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं। देवनागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहते हैं? नंदनागरी लिपि। अन्य नाम इसके क्या हैं? तो अन्य नाम है इसके लोकनागरी और हिंदी लिपि। इसे लोकनागरी और हिंदी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि इसे दक्षिण में क्या कहते हैं? दक्षिण में से कहते हैं नंदनागरी। देवनागरी लिपि को दक्षिण में कहते हैं नंद नागरी। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है देवनागरी को। कौन कौन से नामों से? लोकनागरी और हिंदी लिपि। जो हमारी देवनागरी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। किधर से? यानी कि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से बाएं। वहीं और उधर एक तरफ जो फारसी लिपि है वो हमारी लिखी जाती है दाएं से बाएं। फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है?
देवनागरी तो लिखी जाती है बाएं से दाएं और फारसी लिखी जाती है दाएं से बाएं। फारसी लिपि हमारी दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि है वो हमारी अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक। और एक लिपि है रोमन लिपि, जो जिसमें अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि, जो हमारी कैसी है? वर्णात्मक। हमारी देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। वहीं फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं, अपोजिट। उसके बाद जो हमारी देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक है, लेकिन जो रोमन लिपि है वो कैसी है? हमारी रोमन लिपि कैसी है? वर्णात्मक है। जो देवनागरी लिपि है इसमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, अर्थात जैसी ध्वनि वैसा ही वर्ड। एक ध्वनि के लिए एक वर्ड। जैसी लिपि, जैसी ध्वनि, वैसा वर्ड। क्या क्या इसमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ड और जैसी लिपि वैसा ही वर्ड। देवनागरी जो लिपि है इसमें हिंदी के अलावा बहुत सारी लिपियां, जो हमारी भारत की लिपियां हैं, वो हमारी विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि में बहुत सारी भारत की लिपियां हैं। अन्य लिपियां कौन कौन सी हैं? अन्य लिपियां वो देखते हैं। पाली, सिंधी, मराठी, गुजराती, संस्कृत। पाली, सिंधी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, गढ़वाली आदि जो लिपियां हैं वो हमारी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई, यानी कि देवनागरी लिपि की ही लिपियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो देवनागरी लिपि है इसका प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, यानी कि जो हमारी देवनागरी लिपि है इसका प्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था। तो इसका प्रथम प्रयोग हुआ था राजा जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ पे मिला था इसका प्रथम प्रयोग? राजा जयभट्ट के शिलालेख में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। जो देवनागरी लिपि है इसका प्रथम प्रयोग कहाँ पे मिला था? प्रथम प्रयोग राजा जयभट्ट के शिलालेख में। कब मिला था? ये मिला था 700-800 ईसा पूर्व। कब मिला था? 700-800 ईसा पूर्व। ये किसने बताया था? डॉक्टर सक्सेना। जो डॉक्टर सक्सेना थे उन्होंने बताया था। जो देवनागरी लिपि थी उसका प्रथम प्रयोग कब मिला था? राजा जयभट्ट के शिलालेख में 700-800 ईसा पूर्व। अब जो देवनागरी लिपि है हमने बताया कि ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तो कैसे विकसित हुई है हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित कैसे हुई है। इसके अक्षर ब्राह्मी लिपि से देवनागरी में कैसे बने वो हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि के चिन्ह। जो ब्राह्मी लिपि थी वो हमारी कुछ इस तरह लिखी जाती थी, जैसे कि ये इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये ब्राह्मी लिपि का चिन्ह है। दूसरा इस तरह से, और जो हमारा तीसरा है वो इस तरह से। जो हमारी ब्राह्मी लिपि थी वो कुछ इस तरह से लिखी जाती थी। अब यह देवनागरी में विकसित कैसे हुई तो ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं देवनागरी। अब हमने क्या किया कि ये जो था इसे हमने, ये जो डंडा है इसे तो ऐसा का ऐसा रहने दिया, और ये था इसे भी हमने ऐसा का ऐसा रहने दिया। लेकिन जो ये था इसे हमने क्या कर दिया? पलट दिया। कैसे पलट दिया? जो ये ऊंट इस तरह से कर दिया और इसे हमने इस तरह से कर दिया। तो ये क्या बन गया? हमारा छोटा आ। और इसे भी हमने सेम ऐसे टर्न किया इस तरह से, और ये हमारा बन गया बड़ा। इसे हमने छोटी ई बोला और इसे हमने बड़ी ई
बोला। इस तरह से जो ब्राह्मी लिपि थी वो हमारी देवनागरी लिपि में बदली। जो ब्राह्मी लिपि थी हमारी, उसे सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जो ब्राह्मी लिपि थी उसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। कब? 1837 में। किसने पढ़ा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को? जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले पढ़ा। किसे पढ़ा सबसे पहले? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने। ये इंपोर्टेंट है। कब पढ़ा? 1837। जो ब्राह्मी लिपि थी इसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा 1837 में। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी लिपि कौन सी है? तो वो है चीन की मंदारिन लिपि। चीन की लिपि नाम क्या है? मंदारिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी चीन की लिपि मंदारिन है ये विश्व की सबसे बड़ी लिपि है, सर्वाधिक अक्षर है इसमें। और ये लिपि कैसी है? मंदारिन लिपि कैसी है? ये है चित्रात्मक। और हमारी जो देवनागरी लिपि थी वो कैसी थी? वो हमारी थी वर्णात्मक। देवनागरी कैसी लिपि थी? वर्णात्मक। और जो ये हमारी मंदारिन लिपि जो चीन की है वो कैसी है? चित्रात्मक। जैसे हड़प्पा सभ्यता काल के समय जो चित्र बनाए जाते थे उसी तरह से इसमें भी कुछ इस तरह से चित्र बनाए जाते हैं मंदारिन लिपि में। आपने देखी होगी चीन की भाषा कुछ इस तरह से अजीब गरीब अक्षर से बन जाते हैं। इसमें कितने अक्षर होंगे? 40 से 45 हजार के समथिंग। जो हमारी मंदारिन लिपि जो चीन की है उसमें 40-45 हजार के समथिंग अक्षर होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे व्याकरण। लिपि हमारी कंप्लीट हो गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण की उत्पत्ति, सबसे पहले हम व्याकरण देखेंगे। तो व्याकरण की उत्पत्ति किससे हुई है? तो व्याकरण की जो उत्पत्ति है वो क्री धातु से हुई है। किससे हुई है? क्री धातु से।